उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक एमएलसी सचिन अहीर ये शिवसेना में शामिल हो गए। मतलब शिंदे गुट पे एक और एंट्री। विधान परिषद में डिप्टी स्पीकर के पद के लिए इन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया है। ये देखिए तस्वीर आपकी स्क्रीन पर अभी तस्वीर आई है। शिंदे जी मौजूद हैं, सुनेत्रा पवार जी मौजूद हैं, एनसीपी से खुद देवेंद्र फडणवीस जी मौजूद हैं। अब सचिन अहीर कौन है? इतने बड़े व्यक्ति हैं कि आते ही डिप्टी स्पीकर जो है वो बना दिए गए विधान परिषद में। क्या मामला है सर? शरद पवार के बहुत करीबी आदमी थे, बड़े नेता सचिन अहीर 2019 में ही शिवसेना में शामिल हुए थे और उसके बाद बड़े आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी थे और वर्ली से जो आदित्य ठाकरे के बहुत करीबी है। और जो वर्ली से एमएलसी आदित्य ठाकरे ने इनको भिजवाया था, उनका बहुत विरोध हो रहा था, उसके बाद भी आदित्य ठाकरे ने इनको एमएलसी बनवाया था। और वर्ली से जब चुनाव लड़ा था आदित्य ठाकरे ने तो पूरे चुनाव की प्रचार अभियान उन्होंने जिताया था और उनके कारण उनका क्षेत्र है सचिन अहीर का। बताइए। और अब वो चले गए तो निश्चित रूप से आदित्य ठाकरे को बड़ा झटका आने वाले विधानसभा चुनाव में कि सचिन अहीर का जाना। मतलब ये घर का आदमी थे? बिल्कुल आदित्य ठाकरे के सबसे भरोसेमंद राइट हैंड थे, एकदम भरोसेमंद आदमी थे और बहुत करीबी माने जाते थे। मुझे कहा जा रहा था कि भाई मतलब आदित्य ठाकरे की पूरी राजनीति को ये देखते हैं, इनका जाना मतलब वाकई रूप से एक बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के लिए। कैसे सब लोग निकल कर जा रहे हैं, हालांकि उनको पद भी बढ़ा दिया गया है, विधान परिषद का उपसभापति बना दिया गया उनको, जो नॉमिनेशन भर रहे हैं वो बड़ी पद पे दिया। पहले नीलम गोरे शिवसेना की होती थी, इसी से लग रहा है कि बड़े नेता है। बड़े नेता पहले नीलम गोरे थी, अब इनको बना दिया गया, बड़ा पद दिया गया उनको। तो बाहुबली टाइप वाली हाँ, दबंग शरद पवार के राइट हैंड थे, शरद पवार अजित पवार के दबंग है वहां के। और आदित्य ठाकरे के लिए बड़ा कैच है ये, बहुत बड़ा कैच है ये। और आदित्य ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल है अगले चुनाव में वर्ली से जीतना। वैसे कम वोटों से जीते थे वो। वही के मूल रूप से जो वर्ली विधानसभा था उसमें कहा गया कि सचिन अहीर के होने बिल्कुल कारण वो जीते थे और सिर्फ 23,000 वोटों से जीते। अब सचिन अहीर चले गए तो आदित्य ठाकरे के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी वर्ली सीट को बचा के रखना। अब वो या तो वापस बांद्रा लौटेंगे या क्या करेंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग आपके साथ जा रहे हैं, मतलब क्या आप राजनीति कर रहे हो? उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को सोचना चाहिए कि इतने भरोसेमंद आपके पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या कारण है? मतलब आप कैसे पार्टी चला रहे हो? और मुझे तो खबर ही अभी आ रही है कि जो नासिक के सांसद है वो भी 50-50 शायद वो भी चले जाएंगे। उनका चल रहा है बातचीत। कितने? तीन ही तो बचे, तीन थे तो बस अरविंद सावंत और अनिल देसाई बचेंगे। वो राजाभाऊ वजह जो नासिक के सांसद है वो भी जाने का चल रहा है। राज्यसभा की भी 2 हैं इनके, राज्यसभा का एक ही बचा है अभी, अब एक बचा तो सब चलेगा इनके पास। मतलब ये बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के। असली मुश्किल क्या है ना कि राजनीति नहीं कर रहे हैं वो लोग, वो संजय राउत जी की प्रेसवार्ता और कुछ बयानबाजी और वही दर्द, हाय रे हम तुम्हारे साथ न रहे, तुमने हमको धोखा दे दिया, प्रेमी प्रेमिका टाइप बात करने से राजनीति थोड़ी नहीं चलती है। आपको जब लड़ाई लड़नी होती तो आपका सपोर्टर, आपकी जनता, आपके लोग या जो विरोध में भी है उसको भी लगे कि अरे यार ये गजब लड़ाई लड़ रहा है, अब तो ये सबको खींच ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे उसमें पूरी तरह से नाकाम है, इसलिए ये सब हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि देखिए जब 19 में पार्टी टूटी थी तो लोगों ने कहा था कि शिवसेना में ऊपर से टॉप में बंटवारा हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि कार्यकर्ता भी चला जाएगा। और कार्यकर्ता रहा उद्धव ठाकरे के साथ, ऐसा नहीं कार्यकर्ता खत्म हो। अब लेकिन जिस लेवल पर ये अब नहीं सर मैं सहमत नहीं हूं, भाग हो रही है थोड़ा बहुत। मैं कह रहा हूं उस वक्त ऐसी बात होती थी, जो कहते थे वो समझते नहीं है इसका मतलब। ऊपर से नहीं टूटा है, शाखा टूटी है नीचे से। शिवसेना की जो शाखा लगती थी जिसमें ब्लैक बोर्ड लगा होता था, उस पे शेर का निशान पीला पीला जहां लिखा जाता था कि आज ये होगा, वहां से टूटी है। एकनाथ शिंदे ने वहां चोट मारी, ऊपर से कुछ उतना ही पूछना चाह रहा, नीचे से टूटा है भाई। जैसे बंगाल में बागी गुट, जिसको आप जो ओरिजिनल टीएमसी मान ले नहीं मान, वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है हमको नगर परिषद भी चाहिए, जिला परिषद भी चाहिए, हमको, हम वहां तक जाएंगे। तो क्या उद्धव ठाकरे के हाथ से अब यूबीटीएफ बची जो भी, वो वहां से भी फिसल रही है, बिल्कुल बॉटम से फिसल गई क्या? ये पूछ रहा हूं मैं। देखिए अभी जिस ढंग से लग रहा है उसमें तो यही लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि वो अपने परिवार से बाहर वाकई ज़मीन की जो राजनीति होती है वो करना ही नहीं चाहते हैं। उनकी राजनीति का 2 ही चीज़ है कि उनके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले संजय राउत मिल गए हैं, जो उलूल जलूल रोज़ बातें करते हैं, अपने ही सांसदों और अपने ही विधायकों के खिलाफ वो बातें करते हैं। यदि आप अपने सांसदों और विधायकों को गद्दार और सब घोषित करना शुरू कर देंगे, और ऐसा नहीं कि जिस दिन टूट हुई है उससे पहले गद्दार बोले हैं, इनफॉर्मल बातचीत में उनके बारे में वो पहले से बोल रहे थे। और यही कारण था कि जो सांसद टूट करके आए उनका एक चिढ़ जो था उद्धव ठाकरे से ज्यादा चिढ़ जो है वो संजय राउत के प्रति था। और इस बात के लिए था कि संजय राउत को आखिर उद्धव ठाकरे इतना करीब क्यों रखते हैं, ये भी उनके अंदर एक चिढ़ है। नहीं बट क्या इससे मतलब क्या हम ये कह दें या इट इज टू अर्ली टू से कि अब उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में इररिलेवेंट
अप्रासंगिक हो गए। मुझे लगता है उद्धव ठाकरे की इसी कहानी कुर्सी में हम चर्चा करते हुए कह रहे थे, उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की राजनीति में वही स्थिति होने जा रही है जो राज ठाकरे की हुई, मनसे की हुई थी। थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन जिस ताकत के साथ वो आकर के खड़े हुए थे विधानसभा में और उससे पहले लोकसभा में, वो ठीक है सर, आपने अच्छा उदाहरण मतलब कंपैरिजन दे दिया। क्या आप सहमत हैं राज ठाकरे हो गए उद्धव ठाकरे? अब उतना नहीं भी हो, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन एक मोटे तौर पे जितना प्रभावी होना चाहिए राजनीति में, जो एक जमाने में कि शिवसेना के बिना आप सोचिए ना, मैं उस समय से देख रहा हूँ शिवसेना को, जो शिवसेना बड़ा भाई के तौर पे, बिग ब्रदर के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती थी, फिर वो बिग ब्रदर से बराबर हुए, फिर छोटा भाई हुआ, और आज वो टूटकर ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहाँ पर फिर भी पॉलिटिकल लीडर्स को हमेशा ख़त्म कर देना मैं नहीं मानता, लेकिन बहुत कमज़ोर वो हुए। और ये जो आज जो बदलाव हुआ उसको बिग कैच कह सकते हैं आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब उद्धव ठाकरे साहब को झटका भी लगता होगा। हाँ, मैंने जब बोला ना बड़ा झटका, इससे बड़ा झटका अब क्या झटका होना, अब क्या बचा है कि उसमें क्या झटका लगना है? मतलब पॉलिटिकली बड़ा झटका है वो। सबसे बड़ा झटका तो उनका बीएमसी के चुनाव के बाद जो सत्ता नहीं रही, पैसा कहां से आएगा पार्टी चलाने के लिए? देखिए पैसा बहुत जरूरी है। अब बंगाल की बात मैं आपसे कर रहा था। बंगाल में वैसे सरकार के स्तर पर डेवलपमेंट है। वहाँ कल 2 बिल पास हुए हैं असेंबली के अंदर, उन्होंने कराए हैं मुख्यमंत्री ने वहाँ के, और शुभेंदु अधिकारी ने। एक बिल जो है वो, क्योंकि सारे पहले कैबिनेट में आ चुके हैं तो उसमें कोई बहुत नई हैरानी नहीं हुई। एक तो वो बिल है जिसमें वो ओबीसी 17% का 7% कोटा कर दिया था, और उसमें से 70 या कितनी जातियां जो हैं वो उन्होंने बाहर कर दी थी। ये हाई कोर्ट 77 हाई कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा किया गया था कि भाई बिना किसी कमेटी की कॉन्स्टिट्यूट किए ममता बनर्जी ने इन जातियों को ओबीसी आरक्षण दे दिया था। तो उसको उन्होंने गलत माना था, उसको उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया उस आदेश को, उसके लिए बिल लाना पड़ा था, वो लिया। ये कहा जा रहा था कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस थी, मुस्लिम जातियां थी, अब वो बाहर हो गई हैं। बाद में 64 हिंदुओं को भी उन्होंने जरूर जोड़ा था। हाँ। तो करीब करीब बराबर करने की स्थिति किए थे, लेकिन अब जो स्थिति है वो प्री 2012 कर दिया गया। हाँ 2012। और एक दूसरा एक वो बड़ा बिल लेकर के आए हैं कानून व्यवस्था के लिए, जिसमें 12 महीने की डिटेंशन का प्रावधान भी है। उसके अंदर जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है, आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो जिसने जो आरोपी है उससे ही वसूली की जाती है। तो उस किस्म के प्रावधान उसके अंदर किए गए, और उस पर उन्होंने भाषण भी दिया कि हमें क्यों ज़रूरत है इस किस्म के बड़े कानून की। लेकिन मेरी नज़र एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर पड़ी, वो ज़्यादा मज़ेदार है। तो कानून वगैरह वो लाएंगे ही, अब उनको पता है वो किस लीक पर चल रहे हैं। जब इस पर वोटिंग हो रही थी तो जो ऋतव्रत बनर्जी का फैक्शन है, जिसकी जो क्लेम करता है मेरे पास 64 विधायक हैं, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। उन्होंने इस बिल के ना समर्थन में ना खिलाफ वोट किया। खिलाफ भी करते तो भी बिल पास होने थे, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया इसका। सारे विधायक अगर इसमें ऑडियो है ना उस तस्वीर, सारे विधायक वॉकआउट नहीं किए हैं। ममता बनर्जी के साथ जितने बचे हैं उन्होंने प्रेजेंट रहकर वोटिंग की। देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें करेक्शंस की जरूरत है। इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। ऋतव्रत बनर्जी भी ये दिखाने के लिए सही कि हम भाई ऑपोजिशन है, वहां रह सकते थे। अच्छा, अभी आप ये और समझाना चाहते हैं? मतलब मैं कह रहा हूं इसमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये अभी फर्स्ट फेज में था, थोड़ी सी शर्म बची है, इसलिए उन्होंने वॉकआउट कर लिया। शायद वॉकआउट कर लिया। अगली बार वो सरकार के समर्थन में खड़े होंगे, ये आप देखिएगा। विजय जी के लिए कुछ भी कहना ऐसा ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैं धृष्टता कर रहा हूँ। विजय जी को भी मासूम कहना पड़ रहा है, कह रहे हैं कि शर्म बची। शर्म क्या होती है? माफी चाहता। मतलब ये विचित्र है। अरे भाई बड़ी सीधी सी बात है, उनको लगा कि ठीक है इस मुद्दे पर कुछ होना है नहीं, चलो हम वॉकआउट कर जाते हैं, तो अपना एक तरीका अपोज करने का, उससे न सरकार के ऊपर कोई फर्क है। हाँ, उससे अलग वो दिखे जो ममता बनर्जी। हंगामा खूब हो रहा था, दिखाइए जरा, दिखाइए। बाकी तो क्या ही रह गया है, तो छुट्टी से लौटा तो पता लगा फिराद हकीम भी जा चुके हैं। मेरे लिए झटका था वो ये भी फिराद हकीम भी चले गए। तो ये बंगाल की खबर थी। नहीं, लेकिन एक चीज तो ध्यान रखिए कि मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार की समर्थन उनको करेंगे, और इसलिए नहीं करेंगे कि तृणमूल कांग्रेस के वाकई विकल्प यदि बनना है ऋतव्रत बनर्जी को, तब तो उनको सड़क की लड़ाई इस सरकार के खिलाफ भी लड़नी पड़ेगी। नहीं तो फिर ममता आखिर कोई तो उसका स्पेस लेगा। तो मुझे लगता है कि वो नहीं चाहे, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी। इसलिए कहा ना सर, ये पहला उदाहरण पेश करने का मौका था उनके पास, उसमें उन्होंने अपोज ना करना चूज किया। भाई वॉकआउट करने के अलावा उनके पास क्या विकल्प था? वो विरोध भी करते तो क्या अगेंस्ट वोट करते, क्या फर्क पड़ जाता था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता था।
21 ममता बनर्जी की 21 विधायकों ने विरोध बताइए कर सर। लिया, क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब कहीं के ना रहे, आप ऐसा चाहते हैं? इस बार तो उन्होंने यही किया। हाँ सर, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर रविवार को अगर रात को 2 बजे तक अगर वो सीएम के साथ डिनर करेंगे रात को विपक्ष के नेता, और फिर बाहर आकर सुबह ये कह देंगे मिलने के बाद कि सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है और जहां जरूरत होगी हम सरकार का समर्थन करेंगे, और जितने विधायकों ने विरोध किया सबको पुलिस सुरक्षा दे दी गई है, और ये कह दिया गया है कि आपके जितने विपक्ष के विधायक है ज़्यादातर लोगों को किसी ना किसी बोर्ड में एडजस्ट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद भी अगर ये उम्मीद करें कि वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो ठीक है, उनको दिखाना था, वो वॉकआउट करके चले गए। वो वोट, अगर उनको लगता है कि सरकार का विरोध करना है तो विपक्ष में मतदान करते हैं, जो ममता बनर्जी के 17 विधायकों ने किया। आप कहते हैं कि मैं तो वही कह रहा हूँ सर, कौन सा सरकार की सेहत पे फर्क पड़ रहा था? नहीं पड़ता है, लेकिन अब उनको तो बताना है ना कि हम आपके कारण बताना भी तो आपने जो हमें समर्थन तो दिया। उनको अपने वोटर को कुछ नहीं बताना जिसके वोट पे जीत के आए हैं। वो तो बता, अब उसको उसका सवाल तो तो पहले स्पीकर को बताना है ना सर कि आपने हमको अलग पार्टी की मान्यता दे दी कौन है। से वोटर की बात कर रहे हैं? आज छुट्टी से आ कैसे जाइए। पहचाने वो कौन सा है? नहीं, वो वोटर कैसे? फिरहाद हकीम को अपने वोटर को नहीं बताना कि मैंने वोट किया, देखो तुमको ओबीसी लिस्ट से बाहर करने वाला बिल था, मैंने इसके खिलाफ वोट किया, इतना भी नहीं बताना उनको। फिरहाद हकीम अपना वोटर देखें कि जेल जाने का रास्ता देखें? कौन सा वाला देखें? प्रिफर कौन सा करेंगे वो? मतलब होता है ना प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2, ऐसे तो होता अपनी है। प्रॉपर्टी बचाएंगे कि जनता का हित देखेंगे? तो सही कहते हैं आप लोग। अगली खबर में चलते हैं। ठीक है, अगली खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। एक तो उनका ये तरीका है कि विदेश यात्रा से लौटते ही कुछ बड़ा, मतलब जैसे होता है ना कि भाई हाँ भाई क्या मैं बाहर गया था, पीछे क्या किया तुम लोगों ने, इस टाइप का कुछ करते हैं। आज उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स के सचिवों के साथ मीटिंग बुलाई है। मीटिंग का एजेंडा क्या होगा वो आपको बताते हैं। मीटिंग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, इस पर खास फोकस होगा और ये उनसे पूछा जाएगा हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत को कैसे बढ़ावा देना है, इस पर उनके आइडियाज जो हैं वो पूछे जाएंगे। सारे विभागों के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रिपोर्ट देंगे। लेकिन अब हर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी मतलब वही चलाता है मिनिस्ट्री, मंत्री के बाद वही है। तो ब्यूरोक्रेटिक हेड हर मंत्रालय का आज प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट देने वाला है। तो ये कोई छोटी मीटिंग नहीं थी सर, महत्वपूर्ण मीटिंग है। इससे पहले अभी कुछ दिनों पहले शायद आप जब पूरी मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री मीटिंग ने बुलाई थी और उसमें भी यही सारी एक्सरसाइज की गई थी। अब उसको सेक्रेटरी लेवल पर, उसके एग्जीक्यूशन लेवल पर, क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रियों को कह दिया था कि इस पर क्या काम किया है, तो उसका एग्जीक्यूशन लेवल पर या क्या अपडेट है, मुझे लगता है कि उसको लेकर बुलाई गई है। ये बहुत फ्रीक्वेंट मीटिंग्स नहीं होती ना सर ऐसी? नहीं, ऐसी मीटिंग नहीं होती वैसे तो। ये सचिवों से तो मिलते रहते हैं इकट्ठे, एक साथ नहीं सबको एक साथ मिला सारे एक साथ सचिवों के साथ मिलना। वैसे बहुत सारे लोग इसको सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे मंत्रालयों के सचिवों के साथ बात कर रहा हूँ। मंत्रियों के साथ बात करना अलग बात है, और मंत्री इसमें नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मंत्री भी हो और सचिव भी हो तो एक बात होती है कि उसको लेकर। सर कोविड के टाइम पे तो वो सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी से अब भी मेरे ख्याल से बात करते हैं। वो अपडेट अलग चीज होती है, ये अलग चीज है। लेकिन इसमें पहले ही प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ बैठक की है, और मुझे लगता है उसका क्या अपडेट है कि भाई उसके एग्जीक्यूशन लेवल पर जो मंत्री को कहा गया है उसको सचिवों तो ये ने। इतनी बड़ी खबर है ना कि इस पर नजर बड़ी खबर है। तो चलिए इसका अपडेट क्या निकला मीटिंग का, एक कल हम आपको बताएंगे। एक बात कह दूं, आपने कहा कि विदेश से लौट के आते हैं तुरंत, वो पहले से ही इनका जीवन नरक करके गए थे। कहे थे कि इसकी रिपोर्ट तैयार करके रखना। ये सोचिए ना, आप समझिए कि जब वो गए भी हैं तो भी एजेंडा देख गए। मोदी जी छोड़ते नहीं है, वो ऑल टाइम बिजी रखते हैं, और अगर वो करेंगे तभी तो रिपोर्ट समझ में आएगी ना। और ये बड़ा सीरियस है कि ये जिस समय में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, मोदी सरकार के कई मंत्रियों की छवि, कई मंत्रियों के काम वो सवालों के घेरे में है। खुद मोदी सरकार को, जिसको हर बार कहते हैं ना 2.0 वाला, तो इस वाले कार्यकाल का 2.0 आना। आप समझे क्या कह गए, क्या गए थे पाटिल जी? ये विभागों के सचिवों से मंत्रियों की रिपोर्ट लेने वाले हैं, ऐसा क्या? नहीं, जाहिर है वो तो, अगर जो काम हुआ है जो नहीं हुआ है वो तो सब आएगा ना, इसमें कोई कहने की बात है? वो इम्तियाज अली की तरह से सर, कहकर वो गए रिपोर्ट- कि सर, मैं सर, वापस आऊंगा, सर तुम तैयार रहना। विभागों के सचिव से जो रिपोर्ट लेनी थी, तो पीके मिश्रा जी जो मोदी जी का काम देखते हैं वो ले चुके पूरी। उन्होंने मोदी जी को फीडबैक दे दिया है कि कौन मंत्री क्या कर रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी अब सचिव से बात करेंगे कि भाई मंत्री जो कर रहा है, आप क्या कर रहे थे, मुझे ये बताओ, खबर ही आपको नहीं क्यों समझ भेजा पाते। था? रिपोर्ट किसी के लिए नहीं थी, हमें लगा कोई देगा सर। अब अंदर घुस करके तो ये नहीं है, लेकिन 2-3 बातें साफ है कि प्रधानमंत्री जब ऐसी मीटिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि पहले ही पीएमओ के पास उन्होंने जरूर मीटिंग का समूचा सारे मंत्रालय से मंगवा लिया होगा, और प्रधानमंत्री का कार्यालय उन सारे रिपोर्ट्स को बारीकी से बहुत देगा। आज जब वो प्रेजेंटेशन होगा तो उसमें काउंटर क्वेश्चंस होंगे।
जैसे हम कह रहे हैं ना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, मंत्रालय के बीच में आपस का कोऑर्डिनेशन, हम कैसे जनता की चीज़ों को फैसिलिटेट करें, पॉलिसी रिफॉर्म्स हम क्या क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये सारी बातें जो हैं वो मुझे लगता है कि अनयूजुअल मान रहे हैं विजय जी इसको कि भाई ये तो सेंट्रलाइजेशन देखिए पार जैसी उसमें बात है। ये अनयूजुअल तो नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि पीएम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो सारे मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेट करता है। और दूसरी बात, ये बात तो सही है ना कि जितने भी सेक्रेटरीज हैं उन सभी के साथ पीएमओ का भाई डायरेक्ट संबंध रहता है और उनका फीडबैक वो हमेशा लेते रहते हैं। ये नहीं कि आज 3 महीने के बाद और 4 महीने के बाद, मुझे लगता है कि पीएमओ की सारे मंत्रालय पे सचिवों की एक्टिविटीज पर नजर रहती ही है। एक लाइन से जोड़ दूं, जो मोदी मतलब वही बात सरकार कर ने रहे हैं वो जो मैं कह स्केल रहा हूं, और स्पीड, उसको थोड़ा विस्तार से उन्होंने बताया। नहीं आप भी तो 12 साल लेट बता रहे हैं ना। जो मोदी सरकार की स्केल और स्पीड की हम बात करते हैं, उसके पीछे वजह यही है। क्योंकि आप ही ने कहा भाई मिनिस्टर उन सबको देखता है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है कौन है? वो तो सेक्रेटरी है ना। अगर सेक्रेटरी से खुद पीएम बात कर रहे हैं तो उससे स्केल स्पीड पर फर्क पड़ता है, जवाबदेही पर फर्क पड़ता है। एक खबर आपको अगली बता रहा हूं, इस पर हम लोग पहले 2-3 बार बात कर चुके हैं, अब तो चिड़सी भी होने लगी इस पर बात करते हैं। लेकिन फिर देखिए खबर है, खबर राबड़ी जी का बंगला नहीं छूट रहा। नहीं, उनको डेडलाइन मिली थी 29 जून, चौथी डेडलाइन बीत गई, बंगला खाली नहीं किया। लेकिन अब यहां आई राजनीति। अभी तक तो लग रहा था कि बंगले का मोह है, अब बंगला तो छोड़ना पड़ेगा, ये उनको पता है। अब उन्होंने कहा हम 5 जुलाई को छोड़ेंगे। अब 5 जुलाई को छोड़ेंगे, आज क्या तारीख होगी सर? 30 तारीख हो गई। अब कह रहे हैं हम 1 हफ्ते बाद छोड़ेंगे, तो 1 हफ्ते में क्या ही मिल जाएगा? सवाल ये ज्योतिष से नहीं पूछे होंगे नहीं आपने। 5 जुलाई आरजेडी का स्थापना दिवस है। उस दिन पटना शहर में हजारों राजद कार्यकर्ता होंगे और उनके सामने वो कहेंगे लो इस देखो, इस सरकार हमसे हमारा बंगला छुड़वा रही है। उनके सामने वो ट्रक में सामान भर के ले जाएंगे। राबड़ी जी, लालू जी, political। तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, वो सब छोड़ेंगे अपना बंगला। और इसके पीछे उन्होंने बहाना क्या बनाया? उन्होंने कहा 2006 में जब यह बंगला हमको आपने आवंटित किया था, उस समय आपने हमें एक लिस्ट दी थी कि इस बंगले में ये आइटम लगा के हमने आपको दिया है। अब वो सारा वही लिस्ट मुझे दोबारा चाहिए, ताकि कल को आप मुझ पर चोरी का इल्जाम ना लगा सको कि हम ये ले गए, हम वो ले गए। हम जिस कंडीशन में आप बंगला आपसे लिए थे, उसी कंडीशन में बंगला आपको छोड़ के जाएंगे। और मुझे एक अफसर यहां मौजूद चाहिए जिसकी मौजूदगी में मैं आज के सामान की और उस लिस्ट की 20 साल पुराने लिस्ट का हम मिलान करेंगे। और ये काम करने के लिए हमको 5 बहुत ही अच्छे किराएदार हैं, बहुत ही अच्छे किराएदार हैं भाई। किराएदारों को जब हम देते हैं रेंट पर मकान, तो उम्मीद यही करते हैं कि जिस स्थिति में दिया था लौट आएगा, तो उसी स्थिति में। तो ये तो बहुत अच्छे है। आपने उसका पूरा पॉलिटिकल एंगल बता दिया। बाकी तो मतलब इस पर चर्चा करना ही मुझे अब लगता है कि रोज रोज शर्मिंदा खुद ही हो सकते हैं। नहीं, और 2006 का कौन सा सामान, तब वाला एसी होगा कि तब वाला सोफा होगा, कितनी बार बदलवा दिया होगा? उस लिस्ट से तो खुद राबड़ी जी नहीं रह रहे हैं। अरे जो सौरभ जी ने समझा दी बात, हाँ वही है, मूल वही है। नहीं तो उस दिन तमाशा होगा पटना में। बिल्कुल मुझे नहीं लगता तमाशा क्या अब मतलब, लेकिन करने वो की स्थिति नहीं तमाशा नहीं होगा, लेकिन वो अपना दिखाने के और लिए। कहा जाता है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो काहे को अपने ही कार्यकर्ताओं के सामने ऐसे निकल बाँच रहे हैं सर? नहीं, यही राबड़ी देवी का ही चल रहा है बैठक को लेके। एक्चुअली 1 तारीख को उन्होंने घर पे बैठक रखी वहां पर, तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने, स्थापना दिवस को लेकर। इससे उन्होंने समय मांगा। और बड़े इंटरेस्टिंग चीज है कि जब उन्होंने कहा कि 2006 के सामान की सूची जो थी वो हमें दो, तो विभाग ने कहा कि साहब हमारे पास तो सूची नहीं है, आप अपनी सूची जो हमने आपको कॉपी दी थी वो कॉपी हमको दे दो, हम उसमें से चेक कर लेंगे। तो अब इनके पास भी कॉपी नहीं होगी देने के लिए कि सामान क्या था। तो फिर इसी बहाने बंगला नहीं छूटेगा फिर तो? नहीं, तो खाली तो करना पड़ेगा। 5 तारीख का उन्होंने अल्टीमेटम, नहीं सामान तो शिफ्ट कर दिया है, पूरा सामान चला गया है, बस चाबी नहीं सौंपी उन्होंने। सेफ साइड कर रहे हैं ना, नहीं तो फिर आप टोटी चोर कहने लगे। डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई हमारे पास कॉपी नहीं, आप कॉपी दे दीजिए। कल लालू जी जो हैं वो बिना सिक्योरिटी के भी बाहर निकले, आपने देखी वो खबर? हाँ, बिना सिक्योरिटी के बाहर निकले और पर भी तो सिक्योरिटी तो है ही नहीं ना उनके पास। हाँ, तो काफी दिन हो गए, पूरे परिवार ने सिक्योरिटी छोड़ी हुई है। हाँ, तो अगली खबर आपको बता रहा हूं, ये खबर इंटरेस्टिंग है और पूरे देश में इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा इस पर हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली सरकार ने कल अपनी लागू की है। बहुत शानदार। आप कहेंगे कि ये क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? दिल्ली अगर ये पॉलिसी इन लेटर एंड स्पिरिट लागू हो जाए, आपको आने वाले वक्त में दिल्ली में ईवी ही ईवी दिखाई देगी। इसकी भावना ऐसी है कि दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चले। और ऐसे एक वक्त हुआ था, मुझे याद है जब हम लोग नई दिल्ली में आए थे, जब आई थी तो सीएनजी का, हम सीएनजी, हाँ, पूरा शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारा का सारा सीएनजी पे शिफ्ट हो गया।
बस, ऑटो, सब कुछ। अब वो सब कुछ शिफ्ट कर रहे हैं ईवी पर, लेकिन केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी। अब इस पॉलिसी के अंदर क्या है, पहले तो ये पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2031 तक है, मतलब 5 साल की पॉलिसी है। इसमें हर एक अनुमान है कि 15,000 करोड़ रुपए का नागरिकों को लाभ मिलने वाला है सरकार की तरफ से। क्या होगा इसमें, अगर कोई दोपहिया वाहन खरीद रहा है उसको 30,000 रुपए की सब्सिडी, ईवी टू व्हीलर खरीदेगा तो 30,000 रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से, कोई ऑटो खरीदेगा ईवी तो 50,000 रुपए सरकार की तरफ से, कोई ट्रक खरीदेगा तो 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। प्राइवेट ईवी खरीदने पर सरकार सब्सिडी नहीं देगी, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन फीस माफ, 30 लाख तक की कार तो। आप 30 लाख तक की रोड टैक्स माफ। सर 30 लाख बहुत अच्छी बहुत- लिमिट है, बहुत अच्छी लिमिट आजकल है। सस्ती ईवी भी आने लगी। अब आप सोचिए, आप 30 लाख तक की ईवी अगर दिल्ली में खरीदेंगे तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं देना है, कोई रोड टैक्स नहीं देना है। 1 लाख रुपए तक अरे का बहुत ज्यादा सर, लगभग 30 2 लाख लाख में बहुत कुछ लग जाएगा, जाता है, नहीं, ज्यादा बहुत ज्यादा। ज्यादा। हाँ, तो इसमें बहुत बचत हो जाएगी। 2 लाख की बचत है। फिर दूसरा क्या है कि जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो और अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का ही पंजीकरण होगा। मतलब 2028 के बाद दिल्ली में कोई नहीं चल पाएगा। नॉन ईवी गाड़ी रजिस्टर ही नहीं होगी, टू व्हीलर रजिस्टर नहीं किया जाएगा, ऑटो रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अब इसके लिए सार्वजनिक जगहों पर चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी और है, 3 साल तक आप दिल्ली से खरीदी गई इलेक्ट्रिक व्हीकल को दिल्ली के बाहर नहीं बेच सकते। मतलब वो गाड़ी रहेगी तो दिल्ली में, क्योंकि भाई दिल्ली का पैसा- प्रदूषण पैसा कम करना सरकार- है। नहीं पैसा भी दूसरा सरकार सरकार दूसरा एक और बात है, जो स्क्रैप है उसको भी खरीदने 1 की लाख बात रुपए। की है हाँ, कि जो आपके जो पुरानी गाड़ियां हैं वो स्क्रैप के कार- अब ये एक कार- मॉडल, कार ये के लिए, पॉलिसी फोर एक व्हीलर्स के। मॉडल बन 1 लाख सकता है रुपए पूरे का देश के लिए। क्यों सर? हाँ बिल्कुल, इसमें एक बड़ा परिवर्तन है। एक तो ये कि ये सचमुच बहुत शानदार है, और ये है जो पॉलिसी है, वरना पॉलिसी ऑड है। इवन कर दो, यस यस। एक रास्ते पे बैरियर लगा दो, दिल्ली पुलिस से रुकवा दो, जो मतलब अरविंद जी किया करते थे ऑड इवन टाइप, तो उससे ये है। अब लेकिन इसमें एक चीज और है कि जो ये इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, इस इंसेंटिव को दूसरे राज्यों ने भी लागू किया। अब मुझे हरियाणा का नहीं पता है और राजस्थान का नहीं पता है, क्योंकि दिल्ली दरअसल एनसीआर है, ये सिर्फ दिल्ली से तो बात बनेगी नहीं। मान लीजिए नोएडा में पोल्यूशन हो, गाजियाबाद में, यूपी गवर्नमेंट ने भी पहले से किया हुआ है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे 5,000, 4 व्हीलर पे 1 लाख, बसेज पे 20 लाख, ई गुड्स करियर पे 1 लाख, वो अलग अलग परचेज सब्सिडी पहले से यूपी दे रही है। हालांकि बीच में था कि इसको हटाने का है, तो ये आगे करना चाहिए। मुझे लगता है देश भर में इसको लागू करना चाहिए, और कम से कम मेट्रो सिटीज में तो करें। बड़ी कृपा होती कि एथेनॉल टाइप का मामला ना होता था, बर्बाद करने वाला मामला। मतलब ऐसा ना होता, जिसमें कंफ्यूजन है कि एथेनॉल डाल दिया, E20 E85 पता नहीं। मतलब इसमें क्या है, पॉलिसी के लिए समय दिया है आपको। अगर गाड़ी का इंजन उसके क्या कहेंगे, उसके हिसाब से बना रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, ये तो पॉलिसी आई है, अदरवाइज आपको शहरों में, आपको आप भी घर से निकलते होंगे तो अब पहले हम भी कह सकेंगे ना, बीजिंग की तरह हमारा आसमान भी देखिए शानदार, वो भी आपको ईवी ज्यादा दिखती। एक साल में देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 50% से ज्यादा का उछाल आया है। बहुत बड़ी बात, इतनी बड़ी बात सरकार कर रही है। 30 लाख की गाड़ी खरीदोगे तो 4 लाख रुपए बचेंगे आपके। जी बिल्कुल। 20 लाख पर 3 लाख और 10 लाख की गाड़ी पर 1,70,000 रुपए। चले सर। और सरकार ने 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग के पॉइंट दिल्ली के अंदर लगा दिए हैं। आप बदल लीजिए, आप ले लीजिए। सर देखिए सुनिए ना, मास्टर के बाद पैसा मत करें, मास्टर के बाद पैसा कहाँ? सर हम साल भर बाद सोचेंगे, एक बड़ा महंगा गाड़ी है। चले सर, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर, आज समय इतना था। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत शुक्रिया।